जरा देखो A4 इज द फोर्थ टर्म, इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि डिफरेंट टर्म्स हैं A1 A2 A3 एंड A4। ये लो आप सेकंड हो। चलिए तो आप A2 माइनस A1 करो तो कितना आ जाएगा बताओ। A2 माइनस A1 इट इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा। और A3 माइनस A2 करो दैट इज 11 माइनस 7, तो भी 4 आ जाएगा। सही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि दोनों 4 हैं एंड दैट इज इक्वल टू 4, तो D इज इक्वल टू 4। और आशना इसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, बोलो हैं क्या बोलो बोलो, अच्छा मुझे आइडिया लग गया। मोहजीत आप बताओ, तो मैं फिर उतना पीछे से चलूँ। अब जैसे आप नहीं बता पा रहे तुमसे पूछना, आप बोलो D इज कॉल्ड, आप बोलो। हाँ तो मुझे पता चलेगा इनको पकड़ के चलना है कहीं छोड़ देना है। कॉमन डिफरेंस, तुम तो कल क्लास में थी फिर क्यों नहीं बता पा रही हो। ऐसा तो नहीं ज्वाइन करके शायद भी नहीं चली गई थी, फिर क्यों नहीं बता रही। तो दिस इज D4 इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सही है। अब जरा देखो, इसका मतलब है अगर मैं 3 में 3 प्लस 4 करूं तो अगली टर्म आ जाएगी, और 3 प्लस 4 प्लस एक और 4 करूँ तो अगली टर्म आ जाएगी, और 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करूँ तो क्या अगली टर्म आ जाएगी। यानी 3 और 3 प्लस 4 और 3 प्लस 2 इंटू 4 और 3 प्लस 3 इंटू 4। इस तरीके से A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, ये इसकी डिफरेंट टर्म्स हुई कि नहीं। जो चौथी टर्म है उसे आप क्या कहोगे बोलो। A2 और A1। फोर्थ टर्म को क्या कहोगी, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, यानी A4 का फार्मूला क्या हुआ 4 माइनस 1D। एक D हमेशा कम रहेगा क्योंकि पहली टर्म में D है ही नहीं। सही है। तो इसी तरीके से अगर स्वाति हम आगे बढ़ते चले जाएं और यहाँ AN लिखना चाहें तो AN क्या होगा, A प्लस N माइनस 1D। और अगर इसके बीच में दो टर्म AK हैं और एक K प्लस 1 है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि D की क्या वैल्यू होगी स्वाति। D की वैल्यू मंगल आप बता दो बेटा। हाँ अनुष्का बोलो, व्हाट विल बी D अगर इसके बीच की दो टर्म ही है। हमें क्या मालूम, बोलो जिज्ञासा। AK प्लस 1 माइनस AK। कभी भी बीच की किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स में बाद वाली में से पहली घटाओ तो यही तो D है। सही है नहीं। लास्ट टर्म तो AN है ही है, लेकिन बीच में भी अगर दो टर्म D हैं तो तुम D वहां भी निकाल सकती हो, दैट इज AK प्लस 1 माइनस AK। सही है। और AN का क्या फार्मूला है, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1D। सही है। AN यानी nth टर्म का फार्मूला। A18 कितना होगा, 18 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1D। क्यों 17 ही 18 बोलो, माइनस 1D। अदरवाइज 17 ही बोलो। चलो अब हम लोग आ जाते हैं, जबकि इनको इतना पता चल चुका है। एक्सरसाइज 5.1 पे आओ। 5.1 का पहला सवाल हमारा बचा हुआ है। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो that is
the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for first kilometer and 8 for additional kilometer. So the taxi fare for first kilometer बताओ, ठीक है? हेलो, कर चुके हो आप? छुट्टी पर चल रहे हो क्या? ओके ओके। जो ठीक है, ओके। नाउ चलिए, नाउ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहला सवाल करा रहा हूँ अभी। नाउ दैट इज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर बताओ डियाना, ₹15। और टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर बोलो। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात बताइए, आप बोलो। 15 + 8 हमेशा पहला किलोमीटर का ज़्यादा रहता है, और सब्सिक्वेंट किलोमीटर पढ़ो तो सवाल, सब्सिक्वेंट किलोमीटर का ₹8 है। टैक्सी फेयर फॉर 3rd किलोमीटर बताइए, 3 किलोमीटर बोलो। हर एक एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले किलोमीटर में उसे एसी ऑन करना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए हाँ दैट इज ₹15 + 2 × 8, क्योंकि 2 8 हो जाएंगे। और दैट इज टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर बताइए, 3 × 8, सो दिस इज 15, दिस इज 23। अब बोलो 16 और 15 कितना होता है, और 24 और 15 कितना होता है, 39। अब ये प्रोग्रेशन बन गई। सो दैट इज टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर, किलोमीटर्स फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर ऑनवर्ड्स, यानी पहले किलोमीटर से लेकर फिर सब्सिक्वेंट किलोमीटर का क्या फेयर है। तो दैट इज ₹15, ₹23, ₹31 और ₹39 ऑनवर्ड्स। 8-8 रुपये बढ़ रहे हैं, देखते जाओ। तो मुझे ये बताओ कि जो A2 - A1 है वो कितना है, 23 - 15 जो कि 8 है, और A3 - A2 मोजिब कितना होगा बोलो। 31 minus 23, it is again 8. This implies that, इससे क्या पता चलता है कि as A2 - A1 is equals to A3 - A2 and that is equals to 8. So above progression, जो भी चीज़ किसी नियम से चलती है उसको प्रोग्रेशन कहते हैं या श्रेणी कहते हैं, ठीक है। सो above progression is in AP। उनसे यही पूछा जा रहा है कि क्या ये AP है, तो बोल देना और उसका रीजन भी दे देना। अब इसके बाद 3rd क्वेश्चन करो, सेकंड बाद में कराएंगे।
कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग, जब तुम पहला मीटर खोदते हो जमीन में तो उसमें बहुत लिथोस्फीयर है, पत्थर होते हैं, कंकड़ होता है, सड़क होती है, मुश्किल होती है, और धीरे धीरे ज़मीन सॉफ्टर होती जाती है। तो फर्स्ट किलोमीटर खोदने का 150 रुपीज़ है, लेकिन उसके बाद कितना ले रहा है बताओ? हर किलोमीटर, हर मीटर के खोदने का पर मीटर राइज बाई 50, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट किलोमीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 किलोमीटर, इट इज ₹150। चिकित्सा कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 किलोमीटर बताइए। प्लस ₹50 हो जाएगा, जो कि ₹200 हो जाएगा, सही है। और कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 किलोमीटर्स बताएं, 3 मीटर, सॉरी इट इज नॉट किलोमीटर, किलोमीटर को काउंट होता है मीटर, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर्स। अब देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, स्वाति 3 मीटर्स की डिगिंग का कॉस्ट बताओ, बोलो। अच्छा आप बोलो। हाँ, ये चीटिंग कर रही है, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं कस्टमर से भाई। एक का 150, 2 में 50 जोड़ा, तीसरे महीने एक और 50 जोड़ना चाहिए, 2 मीटर का जोड़ दी। इनको पर भरोसा नहीं करना है, ये चीट कर लेंगे कस्टमर। हाँ 4 मीटर का बताओ। ₹150 अब प्लस 3 इंटू ₹50 तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 150 150 300 रुपये, ये तो 300 हो गया। यहाँ कितना होगा? 100 और 150, 250, और यहाँ कितना हो गया? 200। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मीटर, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग subsequent meters starting from 1 meter, 1 मीटर से अगर स्टार्ट किया तो वो कितना हो जाएगा? ₹150, ₹200, ₹250 और ₹300, सही है। अब देखो A2 माइनस A1 कितना हुआ? 200 माइनस 150, और A3 माइनस A2 कितना हुआ? 250 माइनस 200, that is 50. As A2 minus A1, it is equals to A3 minus A2, और जिसकी वैल्यू 50 है। So above expression is in AP, ये AP में हो जाएगा, ठीक है। With A is equals to 150 and D is equals to 50। जैसे AP लिख दिया तो आप ये भी लिखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा। With A is equals to 15 और D is equals to, सही, ऐसे लिख दो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप किसी में वैक्यूम पंप लगा दो, ये देखो, और इसकी हवा निकाल दो। मोटर ऑन करते ही अगर इसमें X लीटर शुरू में है तो आफ्टर फर्स्ट पंपिंग कितनी हवा बचेगी? जरा चेक करो कितनी निकल जाती है। 1/4 रिमूव हो जाएगी। तो अगर मान लो फर्स्ट पंप चलाया तो अब तुम्हारी इसमें से कितनी हवा निकल जाएगी फर्स्ट पंपिंग के बाद? ये तो अभी चला ही नहीं है, लेकिन अब चलाओ पंप, तो फर्स्ट पंप
x में से 1/4x निकल जाएगी। और कितनी बची बताओ जरा, एलसीएम लेके बताओ, बची कितनी? 4x माइनस 1x तो x हो गया, तो कितनी बच गई? 3x/4। अब तुम एक और पंपिंग करो, दैट इज सेकंड पंपिंग। जितनी भी होगी उसकी 1/4 निकलेगी। अब तुमने फिर से पंप लगा दिया, रीस्टार्ट किया कि चलो और निकालें, तो जितनी है, कितने लीटर है? 3x/4। अच्छा, इसमें से इसकी 1/4 निकल जाएगी। जितनी भी होगी, पहले जितनी थी उसकी 1/4 निकली, और अब जितनी है उसकी 1/4 निकली। हर बार जो भी है उसकी 1/4 ही निकली। सही है? कभी भी पूरी तरीके से वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते आप, एक दो पार्टिकल रह ही जाते। तो अब बताओ इसका एलसीएम क्या हुआ? -3x/16 करो, यहाँ बताओ। दैट इज 12x, और यहाँ तो कितना हो गया? 9x/16। अच्छा, अब इसके बाद फिर से एक बार इसकी पंपिंग कर दो। तो पंपिंग करोगे तो वो अब थर्ड पंपिंग होगी। तो यहाँ क्या लिखते हैं? 9x/16, और इसमें से कितनी कम हो जाएगी? 1/4 ऑफ 9x/16, दैट इज 9x/16 और माइनस 9x/64। तो यहाँ कितना होगा बताओ? 36x तो कितना होगा? 27x/64। तो यानी आफ्टर फर्स्ट पंप इतनी है, सेकंड पंप इतनी है, थर्ड पंप के बाद इतनी है। तो आपको ये पता करना है क्या इनका डिफरेंस सेम है, ये चीज़ हमें पता करनी है। सो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, सो एयर रिमेनिंग पता करना। सवाल पढ़ो, एयर रिमूव्ड नहीं पता करना है, क्या पता करना है? एयर रिमेनिंग। तो आपको घटा के करनी है जो भी, ठीक है? सो दैट इज अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर सब्सिक्वेंट पंपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पंपिंग। बस यही सेंटेंस लिखते जाना सबने। सो दैट इज अमाउंट ऑफ एयर remaining after subsequent pumping out starting from first pumping out। ज़्यादा नहीं करना, 3 टर्म हमारी बनी, ये नहीं लिखना है। पंपिंग आउट के बाद रिमेनिंग के लिए बनाई जा रही प्रोग्रेशन। सो दैट इज 3x/4, और फिर कितना है? 9x/16, और फिर कितना है? 27x/64 इन लीटर्स। अब A2 - A1 करके देखो। A2 - A1 कितना है? 9x - 4, 4 जा 16। तो मुझे बताइए यहाँ कितना आएगा मंगल? बोलो कितना आ जाएगा? 12x। तो 12x आ जाएगा, तो यहाँ कितना होगा? -3x/16। अब A3 - A2 करो, ठीक है? ऑनलाइन समझ में नहीं आता होगा इसीलिए छोड़ गया ये, इसलिए। ठीक है, नाउ A3 - A2 के बारे में सोचो आप। दैट इज 27x
564। हर्षवर्धन बताइए, दिस माइनस दिस ले बोलो। 27x 27x minus 36x 36x सब्ट्रैक्ट करो, minus 9x -9x। तो ये मुझे बताओ कि क्या ये AP है या नहीं? नहीं है। क्या आपको दिस इज इक्वल टू दिस लग रहा है? तो लिखो A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so above progression is not BAP। इतनी बात समझ आ गई? अब अगला देखो, अब फोर्थ पार्ट इसका देखो। तो दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज चक्रवृद्धि ब्याज। सही है। तो अब हमें क्या, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पता है? छोटी क्लासेस में पढ़ा था, बोलो आपको पता है? तो फिर हम सीखें, क्योंकि 8th में ये आ चुका है, 8th के बच्चे पढ़ चुके हैं, फिर नहीं होता ये। चलो पहले इन दोनों का फर्क समझें, फिर आगे की बात करेंगे। देखो, आपने 6000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट में डाल दिए और 6000 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं साधारण ब्याज, और जबकि इसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इन दिस वी गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको क्या कहते हो? छियाज कहते हैं। हम तो ब्याज भी पाते हैं और छियाज भी पाते हैं। ब्याज पे ब्याज। इसमें क्या होता है बोलो? इन दिस वी गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जरा ध्यान दें, अगर मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट 6000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल में 10% पर एनम है, और 3 इयर्स के लिए हमने डाला, तो मुझे बताइए इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा? व्हाट इज द PRT? इतना ही होगा ना? समझा देते हैं फिर। यहाँ तक की बात होगी, ये हटा दें, इसको नोट कर लिया है? देखो, आप मुझे बताइए कि दैट इज इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर टेन्योर। तो अगर 100 रुपये रखोगे तो वो 10 रुपये दे रहा है। 10% कितना दे रहा है? हर 100 पे 10% पर एनम दे रहा है। 100 रुपये पे 10 रुपये दे देगा। अगर लो 100 रुपये रखो और 1 साल बाद 10 रुपये हमसे लेके जाना, और हम कमा लेंगे उतना, बैंक कमा लेता है। तो दैट इज, ये कितना हुआ बोलो? 10 रुपये हो गया। अच्छा, अब लिखो इंटरेस्ट ऑन 1 रुपये पे कितना मिलेगा बोलो 1 साल में? तो तुम क्या करोगे? 10 रुपये, ये 10 तो तुम्हारा परसेंट है ही है रेट, तो तुम अपॉन 100 कर दोगे। भाई अगर 12 केले का दाम इतना है तो 1 केले का दाम बताओ, तो क्या डिवाइड नहीं करते हो? अब मैं अब कहूँ 6000 रुपये का, तो फिर क्या करोगे? 1 का आ गया, 6000 का पूछ रहा हूँ, तो बोलो इंटरेस्ट ऑन 6000 रुपीज। 1 का तो आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 10 इंटू 6000 और 500। अब मैं कहूँ कि इंटरेस्ट ऑन 6000, अब मैं कहूँ नहीं मुझे 3 साल के लिए चाहिए,
तो 10 इंटू 6000 इंटू 3/100। सही है। मेरा कहने का मतलब है ये हो गया P प्रिंसिपल अमाउंट, ये R हो गया और ये T हो गया और अपॉन 100। भाई उन्होंने 100 नहीं बोला तभी मुझे ये सिखाना पड़ा, बोल देते तो क्या बताना पड़ता। तो दैट इज P/R/T/100। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट, समझ में आ गया ना कि 100 रुपये पे 10 रुपये मिलता है, तो 1 रुपये पे 100/10, तो 6000 पे कितना और फिर 3 साल में कितना। तो ये किसका फार्मूला हुआ? इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब 3 साल के लिए रख के भूल जाए तो यहाँ निकालो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। P/R/T/100 that is 6000 into 10 into 3/100। यहाँ तक हो गया। 2 0 से 2 0 काट दो और 600 into 3 करो, तो 600 पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1800 रुपीज़। तुमने डाला था 6000, तो 3 साल बाद तुम्हारा मिक्स्ड अमाउंट कितना हुआ बोलो? मिक्स्ड अमाउंट बताइए। दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 6000 और ब्याज तुमको कितना मिला? व्हाट इज द इंटरेस्ट? तो 6000 का कितना हो गया? 7800 रुपये हो गया। यहाँ तक ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसने 1 साल के लिए डाला, उसने कहा 3 साल के लिए नहीं डालेंगे हम, 1 साल के लिए। तो बताइए इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर बताओ। आफ्टर 1 ईयर तो उसमें होगा P/R/T/100। ये 6000, ये 10 और 1 साल के लिए डाला। और उसके बाद कितना हो गया? 2 0 से 2 0 कट कर दो और ये कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। तो 1 साल के बाद उसके पास कितना मिक्स्ड अमाउंट हो गया? मिक्स्ड अमाउंट बताओ। आफ्टर 1 ईयर, हाँ बोलो। हो गया क्योंकि 600 रुपये मिल गया, उसने कहा मेरा ब्याज दो 6000 और प्लस जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट आई, तो वो आई डाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 6000 तो था और 600। उसने बैंक से कहा मुझको मेरा पैसा दे दो और लेने के तुरंत बाद फिर से जमा कर दिया। बोला रखो अगले साल आऊँगा। बोला ये 6600 अब है मेरा प्रिंसिपल, अब इस 600 पे भी चाहिए मुझे ब्याज। ये अब मेरा प्रिंसिपल हो गया, मैंने तुमसे निकलवा लिया। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अब तुमको इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो जरा देखो, अब दैट इज द इंटरेस्ट। ठीक है, 1 साल का ही अभी निकालना है, 1 साल के लिए फिर से जमा किया ऑन सेकेंड ईयर, नॉट फॉर 2 ईयर्स, नहीं, ऑन सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, तभी तो 1 ईयर का ड्यूरेशन हुआ क्योंकि 1 साल का तो ले चुका है। तो अब उसमें फिर से लगाओ P/R/T/100। लेकिन क्या उसका P जो है 6600 हो गया है क्योंकि वो बैंक में रख के आ गया। बोला ये है मेरा। अच्छा रेट 10 का ही था और 1 साल के लिए और रख दिया। 2 0 से 2 0 कट गए तो 660 रुपये अगले साल मिला। ये नहीं है कि तीनों साल 600 मिलेगा 1800। पहले साल जहाँ 600 मिला था अगले साल 660 मिला। तो क्या लिखेंगे बोलिए कि मिक्स्ड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितना हुआ? मिक्स्ड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स दैट इज P प्लस I। तो P तो 6600 जमा किया था और 660 का इंटरेस्ट मिल गया, तो 6600 और 660 का इंटरेस्ट मिल गया 7260 लिखो। 7260 है। उसने कैशियर से बोला ऐसा करो इसे रख लो, अगले साल आऊंगा तब लेके जाऊंगा। अब इसका मिक्स्ड अमाउंट हो गया। ठीक है, तो वो हर साल जाता था। वो सिंपली भी अगर उसको बोल देता
कि इसकी कंपाउंडिंग कर देना, तो उसे हर साल जाना ना पड़ता, उसका रिक्शे का भाड़े का पैसा बचता। उसने बोला ही नहीं तो उसे जाना पड़ रहा है। तो अब जरा देखिए, दैट इज इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर। तो फिर से PRT लगाओ, PRT बाई 100। अब तो उसके 7,260 रुपये हो गए, जबकि 10% का इंटरेस्ट है और 1 साल के लिए और रख दिया। 2 से कट गए और क्या 726 रुपये उसका इंटरेस्ट आ गया। तो अब मुझे बताइए कि मिक्स्ड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर क्या हुआ। आफ्टर 3 years that is equals to 7,260 तो जमा ही किया था और 726 और आ गया, और 726 तो कितना हो जाएगा 87986, यानी उसे 186 रुपीज ज़्यादा मिल गए। 186 में 3 बर्गर आते हैं, 3 बर्गर खा लेगा वो। समझ में आई बात कि नहीं? तो कंपाउंडिंग में फ़ायदा ज़्यादा हुआ कि नहीं। मान लीजिए कि इतनी बात तुमको समझ आ गई। अब अगला सवाल देखो, जब कि तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, अब हम इसका फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं, उसको फिर यूज़ करें। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का तो आपको पता ही है। नाउ ये देखिए, बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सो दैट इज मिक्स्ड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद मिक्स्ड अमाउंट बताओ, P तो रहेगा ही, और P पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, PRT बाई 100। 1 साल का लिया ना, तो मैं T को 1 ही रख रहा हूँ, R जो भी रखना जिसको मन, P जो भी रखना। तो आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, यदि तुम P कॉमन ले लेते हो तो क्या 1 बाई ये हो गया तुम्हारा अमाउंट। बोलो PRT बाई 100 ही लिखा, लेकिन 1 साल में तो मैं हर बार एक ही रख ही रहा हूँ। अच्छा, मिक्स्ड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर बताओ। This will act as principal for second year। क्या ये सेकंड ईयर के लिए यही प्रिंसिपल अमाउंट नहीं हो जाएगा? तो P1 plus R by 100 will act as principal amount for second year। तो मुझे बताइए मिक्स्ड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, मोजी बताओ। P plus करेक्ट। अनुष्का आप भी बताओ। P1 plus R by 100, ये तो उसका प्रिंसिपल हो गया जैसे ये किया था। अब इस प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल ऊपर रखो सारा, ये उसका प्रिंसिपल है, ये मत भूलो। अब इस पे R रखो और 1 रखो और 100, वही चीज नहीं की। P तो P हो गया ना, यही मौजूद भी बोलना चाहते थे। अब इन दोनों में P1 plus R by 100 कॉमन ले लो, तो बताओ जिज्ञासा यहाँ क्या बचेगा। मालूम नहीं, हम इसीलिए पूछ रहे हैं, बता देती तो ठीक है। हम उसका आप ही बता, यहाँ क्या बचेगा। प्रियांशु, इन दोनों में से मैंने ये चीज कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 तो बचेगा ना, नहीं तो फिर वो वही चीज कैसे आएगी, 1 नहीं बच रहा है भाई। इसमें और इसमें से, ये दोनों में से उठा लिया तो 1 रखोगे तभी तो मल्टीप्लाई करके आएगा, आएगा कि नहीं। और ये भी कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा बोलो, R by 100 बचा।
तो ये मुझे बताओ, ये भी 1 प्लस आर बाई 100 है, ये भी 1 प्लस आर बाई 100 है, तो क्या ये 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? ये 2 साल बाद मिक्स्ड अमाउंट है, सही है। अब 3 साल बाद मिक्स्ड अमाउंट, दिस विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। सो P1 plus R by 100 to the power 2 will act as principal for third year। अब मुझे बताइए मोह जी, मिक्स्ड अमाउंट फॉर थर्ड ईयर आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद अगर वो कैशियर के पास आएगा तो कैशियर उसके लिए कितना पैसा देगा? बोलो। बहुत अच्छा, तुम तो सीख गए। जरा अच्छा बताओ इस बार। प्लस वन प्लस आर बाई 100 की पावर 2, आगे बताओ। इंटू वन, तो हर चीज जानते हो। यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं इन दोनों में से इसे और इसे कॉमन ले लेता हूँ। क्या क्या कॉमन लूँ? तो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 कॉमन लिया हर्षवर्धन, दोनों अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 बच गया। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ भी 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर और ये भी 1 प्लस आर बाई 100 है, तो कितना हो जाएगा? यानी 1p और 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। ये तो हमारा मिक्स्ड अमाउंट है, मिक्स्ड अमाउंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये a1 हुआ, तो a3 में क्या यहाँ 3 आ रहा है, तो an में क्या आएगा? an भाई n ईयर्स में आ जाएगी n पावर। तुम्हें फार्मूला समझ आ गया? दैट इज द मिक्स्ड अमाउंट आफ्टर n years, it is p 1 plus r by 100 to the power n। ये सब हमें करना नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। हम कुछ कर रहे हैं तो पता तो चले हम क्यों कर रहे हैं। तो सिंपल का भी पता चल गया, मिक्स्ड का भी पता चल गया, इतना पता चल गया। अब हम इसे सीधा यूज करने जा रहे हैं, जो वो दे रहा उस पर यूज कर लो। बताओ p क्या है? क्या p 10,000 है और r क्या है? जरा ये भी तो देखिए। p is 10,000, r is 8% पर एनम, और साथ में ईयर में कुछ नहीं दिया जब तक डालना हो, पर एनम। सो मिक्स्ड अमाउंट इन सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है, अंडर कंपाउंडिंग। आपको ये लिखना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग में कर रहे हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम, हम इसका सेंटेंस पूरा करो। स्टार्टिंग फ्रॉम, नो, आफ्टर 1 year, आफ्टर वर्ड जरूर, आफ्टर 1, सही है ना? क्योंकि बिना 1 साल पूरा हो तो पैसा ही नहीं देगा वो। आफ्टर 1 year। चलो, तो तुम्हें फार्मूला पता चल गया। तो इसको लिखो 10,000, अंदर लिखो 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 1। ये पहली टर्म बन गई। दूसरे में 2 लगा दो, तीसरे में 3 लगा दो, तो 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2 और 10,000 और 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो ये मुझे बताओ कि 10,000 है और अगर एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा?
10,000 तो है ही है। एलसीएम का बताओ कितना होगा। 100 + 8 पावर 2 और ये भी 10,000 है, तो एलसीएम ले लो। यहाँ तक लिया ना, समझ में आ गई बात। अब इसमें 100 के 2 जीरो इससे कट कर दो और 100 का 108 में मल्टीप्लाई करो, तो कुछ नहीं, 2 जीरो लग जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है, 10,000 तो है और इसमें 108/100 और 10 क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, तो 100, तो चारों जीरो, इसके चारों जीरो से कट गए, अब इनका मल्टीप्लाई बचा। अब इधर देखो, 10,000 तो है लेकिन 108/100 यहाँ 3 बार आ रहा है, और 108/100 जब भी अगली टर्म लिखना तो कॉमा लगा के 3 डॉट लिखे जाते हैं, ये रूल है। ऐसे ही लिखना, चौथा डॉट नहीं लगाना। एक तुम लगाए बिना नहीं रख पाते, कुछ लकड़ी पड़ी नहीं है बस स्टैंड लाया करो। यहाँ तक ठीक है, आराम भी मिलेगा, पढ़ती भी जाओगी। अब इसका मल्टीप्लाई बताओ, मल्टीप्लाई बताइए, करो स्वाति। 108 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, 19 है, तो उससे तो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक, 1944 बताने, कुछ और बताओ ऑथेंटिकेट। 11 ये ठीक है, ये ठीक है। अब इसको देखो, तुम्हारे पास बच रहा है 108 × 108 तो तुमने कर ही लिया, और 1.08 ये तुम निकाल चुके हो। अब इसमें 1.08 और मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी टर्म आ जाएगी। 10800 11664। अब ये तो 11664 आ ही गया था ना, इसको इसका मल्टीप्लाई करो, बताओ। करो मल्टीप्लाई करती जाओ, कितना आया? करो मल्टीप्लाई जो आ गया। बताओ, वन टू, इसको मैं चेक भी करूँगा। 12597.12 बताया, चेक चेक। चलो, now 108 into 108 into 1.08 125 ने सही करा। अब ये 3 तुम्हारे निकल गए, A2 - A1 निकालो, A3 - A2। A2 - A1 बताइए क्या हुआ। That comes as 864 और A3 - A2 बताओ। 12597.12 minus 11664. 11664 तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 और बस 930
0.12. As A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, as A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so above progression is not in AP. इसलिए AP अगला देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। चलिए, ये क्वेश्चन स्वाति समझ में आ गया ना तुमको? तो कैसे बस फार्मूले पे हमने रखा। ना एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि 10th टर्म पता करो। एपी कौन सी है? 2, 7, 12। फाइंड 10th टर्म। कभी भी ऐसा सवाल आए तो पहले an लिखो और फिर A10 लिखो। जैसे ही 10 लिखोगे, अब इसमें वैल्यू प्लेस कर सकते हो, लेकिन D कितना आया चेक करो। D का पता लगाओ। A2 माइनस A1 कर लो। AP तो ये हाई है, AP कंफर्म नहीं करना, बस D पता कर लो। और A कितनी है बताइए? 2। ये सारी वैल्यू इसमें प्लेस करो। तो 2 प्लस स्वाति वैल्यू प्लेस करो। पहले वैल्यू प्लेस करो। 10 माइनस 1 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 45, दैट इज इक्वल्स टू 47। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 4। चलो, विच टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81? एपी दी है 21, 18, 15, 16। Which term is minus 81? अगर वहां पे गर्मी लग रही तो यहाँ बैठ जाओ, नहीं लगी जहाँ जाए जल्दी आनी पास बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। और क्या कर सकते, इधर बैठना तो इनको आगे करते हैं। बोलो, हैं कहाँ? यहाँ बैठ जाओ। हाँ आगे थोड़ी सी हवा मिल जाएगी आपको। ठीक है, मिल जाएगा। ऐसे ही काम चलाना है, थोड़ा चल रहा है। Also any term is minus 81। तो पहले which term is minus 81? देखो, let nth term is minus 81। इसका क्या मतलब है? minus 81 यहाँ तक समझ आया? nth term is minus 81, तो an ही तो माइनस 81 हुई, लेकिन an का फार्मूला क्या होता है बताओ? an की जगह क्या लिखोगे? a प्लस n माइनस 1d, इट इज माइनस 81। ये फार्मूला लगा दिए। लेकिन क्या आपको a और d नहीं बताना पड़ेगा? जब भी तो यहाँ रख पाओगे। a कितना है? a इज इक्वल्स टू 21, और d कैसे निकालते हो? a2 माइनस a1, that is 18 minus 21। 18 minus 21 कितना हुआ? माइनस 3 लिखो। तो स्वाति वैल्यू प्लेस करो। 21 प्लस n तो दिया ही नहीं, सही कह रही हो। d कितना है? -3 को तुम ब्रैकेट में रखोगी, सही है। और इट इज -81। जिज्ञासा अगला स्टेप बताओ।
21 हाँ 21 तो नहीं बताना चाहिए, 21 क्यों बता रहे हो? हाँ बताओ, 21 नहीं बताना चाहिए आप, ठीक ठीक बताओ। -3n ये उधर ले जाओ, जो चीज पॉलिनोमियल्स में टर्म्स ले जाई जाती है इसको ऐसे ही रखो। n-1 हाँ बोलो, -81 -21 सही है। -81 -21 हर्षवर्धन कितना हुआ? -102 हो गया हर्षवर्धन। अगला स्टेप क्या करोगे? n-1 को -2 से मल्टीप्लाई। भाई ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई जो चीज दी है तुमको, जो चीज प्रोडक्ट में, वो अपॉन में क्यों नहीं ले जा रहे? -3 मल्टीप्लाई में नीचे ले जाओ तो -3 हो गया, सही। निगेटिव से निगेटिव काटो, 3 से काटो, कितना आएगा? 3 से काटो 34। दैट इज 3 3 9 3 4 12, तो n-1 कितना हुआ? 34 तो बोलो n कितना हुआ? 34 अच्छा, चीटिंग +1 चीटिंग करते हो इसका मतलब ये। अब देखो, क्या जीरो बेस की कोई टर्म है? पूछ रहा है। अगला इसी में ही सवाल पढ़ो, इज जीरो इज इट्स टर्म? तो आपको बताना है कि है या नहीं। लेट इट्स mth टर्म इज जीरो। n तो तुम यूज कर चुके हो, फिर से n नहीं यूज कर सकते। लेट इट्स mth टर्म इज जीरो। क्या लिखोगे? लेट इट्स mth टर्म इज जीरो। टर्म जो भी होगी वो इंटीजर होगी, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, क्या -1 टर्म हो सकती है किसी एक की? तो इसका मतलब an कितना हुआ? लेकिन am का फार्मूला क्या है? दिया ना, वैल्यू प्लेस करो। 21 plus n-1 into -3 -3 को ब्रैकेट में रखना। अगला स्टेप बताओ। n-1 into -3 equal to -21 अगला स्टेप बताओ। m-1 is equal to -21 upon -3 अच्छा बताया है। m-1 is equal to 7 और n is equal to 8 तो क्या है इसकी कोई टर्म? टेक मत लगाओ बेटा। 8 हाँ, 8 दैट इज इक्वल्स टू 8 टर्म इज जीरो। एक जो बहुत तेज बच्चे होते हैं वो एक बार में समझ जाए। AIGH टर्म इज 8। अगला क्वेश्चन देखो। Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. Example 5. सर अभी ये जो 8 टर्म 0 यही सब सवाल तुमको अभी करने हैं और टॉपर आना है। टॉपर आने के 2 पेन मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझो, जवाबदारी तो है। अभी सब वो करना है, वो डिगिंग वाला, रिमेनिंग वाला, प्रिंसिपल अमाउंट सब करके दिखाना है। पहले समझो तो ठीक है। अब देखो, अब आज ही टॉपर आना है आपको। दैट इज थर्ड टर्म इज 5। A3 कितना दे रहा है बताओ? 5 किसी A3 का। और बोलो सेवेंथ टर्म कितनी दे रहा है? 9। A3 का फार्मूला बताओ। A plus 2D। A plus 2D को 5 कह रहा है। A7 का फार्मूला बताओ। A plus 6D को 9 कह रहा है। ये चीज इसके नीचे लिखो और एलिमिनेशन मेथड यूज करो। तो बोलो A plus 6D को मैंने 9 लिख दिया, जस्ट इसके नीचे ही तो ले आए और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या क्या आएगा बोलो स्वाति, बोलो। अच्छा और किसी से पूछो, टेंशन से -4D -4 तो D कितना हो गया? बड़े का साइन लगाया करो।
तुम छोटे का लगाती हो क्या? तो D1 आ गया, किसी एक में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट इन इक्वेशन 1 डाल लेना उसको। a प्लस 2d कितना है? a प्लस 2 इंटू 1 इट इज 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a कितना हो गया? d। अब a3 आ गया, d1 आ गया, तो क्या आप एक एपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? बनाना हो तो a प्लस डी a प्लस 2d करके बना ही लो, बननी होगी तो बन जाएगा। अगला देखो सवाल, ठीक है। चेक वेदर 301, एग्जाम्पल 6 देखिए। ठीक है, 301 इसकी कोई टर्म है? तो हमारे पास एपी क्या है? 5, 11, अब एपी बोल नहीं रहा है तो एपी बोलना पड़ेगा पहले। 17, 23, क्वेश्चन में एपी नहीं दे रहा, तो a2 माइनस a1 इज 11 माइनस 5, जबकि a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा? 6। क्या तुम्हें a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के इक्वल लगा? दैट इज इक्वल्स टू 6, दैट इज इक्वल्स टू d। सो above progression is in AP with A is equals to 5 और D कितना है? 6। सही है। Let its nth term is 301। 301 के बारे में पूछ रहा ना। Let its nth term is 301। मेरा कहने का मतलब है an, अब वो 17वीं टर्म भी हो सकती है, 18वीं हो सकती है, हमको पता नहीं है कौन सी है, लेकिन माना कि इसकी कोई एक टर्म है जो 301 है, nवीं टर्म कौन सी है पता नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू 301 है। जैसे इसकी चौथी टर्म 23, फोर्थ टर्म इज 23, तो nth टर्म वो होगी 301। an का क्या फार्मूला है? वैल्यू प्लेस करो प्रियांशु। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 30। अगला स्टेप बोलो। n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 301 माइनस 5 301 माइनस 5 कितना होता है? 296। 196। अब क्या करोगे? 296 अब क्या करोगे? 6 को नीचे ले जाए। 6 नीचे ले जाओगे, ले जाओ। 6 नीचे ले गए, 2 से कट जाए, 148/3, तो n इज इक्वल्स टू 148/3 और प्लस 1, तो n कितना हो गया? स्वाति एलसीएम लो। 148 प्लस 3/3 ना, तो n इज इक्वल्स टू 150 1/3, जो कि नहीं कर सकता है। दिस इज ए फ्रैक्शन, इट इज नॉट एन इंटीजर। तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि इसकी 2.5 टर्म या 3.5 टर्म ही होगी। 2.5 आती क्या 2 के बाद? जो होगी 2 के बाद 3rd ही होगी। ये तो नहीं हो सकता कि 2.1th टर्म, अरे 2.1th कैसे कोई निकाल लेगा? सो एज द टर्म मस्ट बी इंटीजर विच इज नॉट एन इंटीजर, सो 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन ए, क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 301 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर। होल नंबर भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म से शुरू होता है तो आप क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ही होना चाहिए। सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन, इसलिए ये इस एपी की टर्म नहीं हुई। जरा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 पर ध्यान दें। कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल हैं? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर divisible by 3?
पहला 2 डिजिट नंबर प्रियांशु बताओ जो 3 से डिविजिबल हो, 12 और आखिरी 2 डिजिट नंबर जो 99। 12 के बाद के 2-3 नंबर और बताओ जरा जो 3 से डिविजिबल हो। 18, 21, 20। सही है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। तो दैट इज 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3 आर। 12 से शुरू होगा, 12 से कम तो 9 है, फिर वो सिंगल डिजिट हो जाएगा। 12, 15, 18 और लास्ट में इन्होंने बता दिया है 99, यहाँ भी कॉमन लगेगा। ये 3 डॉट बनते हैं, सही। तो मुझे हम मालूम नहीं है कितने इसमें टर्म्स हैं, ये नहीं पता है। लेट दिस एपी कंटेन्स एन टर्म्स, ये तो एपी है, फिर भी कंफर्म करना हो कर लो। तो दिस इज एपी, अगर तुम नहीं कंफर्म करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट भी है। दिस इज एपी विथ A is equals to 12, D is equals to 3। इतना लिख दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि तुम मास्टर हो, फिर उतना फालतू की काम नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज AP with this। अच्छा, अब मुझे बताओ, लेट इट कंटेन्स n टर्म्स। अगर इसमें n टर्म्स है तो nth टर्म क्या हो गई? सो nth टर्म क्या हुई बोलो? इज 99। मेरा कहने का मतलब है ए एन को 99 लिख के एन निकाल लो, जैसा एग्जाम्पल 2 में किया। और ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 भी, यही तो 99 है। मंगल वैल्यू प्लेस करें। 12 plus n minus 1 3 is equals to 99. नेक्स्ट स्टेप, n minus 1 3 is equals to 99 minus 12 तो कितना आ जाएगा? is equals to 87. 87। 87 में 3 का डिवाइड करो। 2 29 29, तो n कितना आ गया? 29 plus 1 30 हो गया। So this AP contains 30 terms. This AP contains 30 terms. अगला देखिए, चलो एग्जाम्पल 8 देखो। तुमको पीछे से 11 टर्म निकालनी है। 10, 7, 4 और लास्ट कितनी बताओ? -62। इतनी बात समझ आ गई? रिवर्सिंग द एपी, पीछे से 11th निकाल लो, अगर पलट दोगे तो आगे से 11th निकालनी पड़ेगी। रिवर्स कर, रिवर्सिंग द एपी। तो मुझे बताओ फिर, तो सबसे पहले 62 ही लिखोगे और लास्ट में क्या लिखोगे? पलट के लिख रहा हूँ, यहाँ से चलो। अब क्या आएगा बताओ? और उसके बाद क्या आएगा? तो जो फर्स्ट टर्म है क्या वो लास्ट नहीं बन गई? और तुमको ये बात मैंने बताई थी कि AK + 1 - AK = D। किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। तो तुम्हें D चाहिए तो तुम यहीं से किसी भी को कर लो, D आ जाएगा। यही हमारी AP है। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। उसमें पीछे से 11th चाहिए। पीछे से कौन सी चाहिए थी बताओ? अब जब तुमने AP पलट ही दी है तो अब आगे से 11th चाहिए। AP पलट दी तो अब आगे से नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से चाहिए थी, वो शुरू हो। तो अब इस जो नई है उसका D बताओ। दैट इज 7 - 4, तो कितना हो गया? अच्छा, वहाँ क्या था? D ऊपर वाली में आशना बता दो। ठीक, बिल्कुल बताती नहीं हो ठीक। और अब कितना हो गया?
हमें ऊपर वाले में माइनस थ्री था, उससे मतलब ही नहीं है, हमने तो पलट दी। तो क्या तुम्हारा 3 है तो क्या इसमें 3 जोड़ दोगे तो अगली टर्म आ जाएगी, सही है। डी तुम्हें मिल गया और ए बताओ जरा कितना है, -62। बस अब क्या है, A11 निकाल लो, मर्जी हो तो 2-4 टर्म आगे लिख भी लो 3 जोड़ जोड़ के, और नहीं मर्जी कुछ ना करो, बस A11 निकाल लो। तो A11 का फार्मूला बताओ, A + 11 - 1D। तो A कितना है, हाँ वो वैल्यू प्लेस करो मौजी, -62 3 है, क्योंकि हमारी जो नई ए थी उसमें 3 हो गया, तो -62 + 30, तो क्या -32 आ गया, ठीक है। सो इज द डिजायर्ड आंसर, यही ऐच्छिक उत्तर है, इज डिजायर्ड। आगे बढ़िए ना, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो तुमको कैलकुलेट इंटरेस्ट, हाँ अच्छा ये भी पूछा कितनी टर्म्स हैं, ये भी पूछा, ये चलो थोड़ा सा रहेगा, कह रहे हैं ये टेक्स्ट बुक में टर्म्स भी पूछे, बहुत अच्छा आपने बताया। कह रहे हैं n = 25, तो नाउ इट्स लास्ट टर्म इज 10, लेट इट कंटेन्स n टर्म्स, तो वो भी निकाल लो, है कि नहीं। लेट दिस AP कंटेन्स n टर्म्स, तो an कितना हो गया आशना, वो हमें मालूम है, जितना तुम बताओगे। -32 इसकी यहाँ से 11वीं टर्म है, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसमें n टर्म्स हैं टोटल, n कितना है, इस पूरी AP में ही n टर्म्स हैं, तो nth टर्म कितनी हुई बताओ, हाँ 10। जब मैं कह रहा हूँ इसमें n टर्म्स हैं, तो an यही तो हुआ कि तुम बार्गेनिंग करना चाहती हो। मैं कह रहा हूँ पूरी AP में n टर्म्स हैं, तो nth टर्म कौन सी हुई, लास्ट टर्म। ये तो किसी बीच की 11th टर्म है, कहीं तुम 11th टर्म कोई तो लास्ट टर्म नहीं मान रही हो, बोलो समझ में आया कि नहीं। दिस AP कंटेन्स n टर्म्स, तो an कितना हुआ बोलो, देखिए लास्ट यही तो होती है, पूरी AP में n टर्म्स हैं, जैसे मैंने कहा इसमें n टर्म्स है तो पता चल गया 30 टर्म, वो आखिरी टर्म होगी A30 99 होगा। इसी तरह से इसका n कितना होगा 10, n का फार्मूला लगाओ, इट इज इक्वल टू 10, ठीक है, वैल्यू प्लेस करिए आसना, बोलो अगला स्टेप बोलो, 10 + 62, तो n - 1 × 3। अगला स्टेप बोलिए, 72/3 कितना होता है बोलो, चीटिंग कर रही हो, 24, n - 1 24, तो n कितना हुआ 25, बोलो हर्षवर्धन, अब दोनों आंसर आ गए, A11 भी आ गया फ्रॉम लास्ट, नहीं। चलो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 करो, a sum of rupees 1000 is invested at 8%, तो ये मुझे बताइए कि P है 1000 और R क्या है 8% पर annum।
दैट इज, तुमको ये पता करना है इंटरेस्ट आफ्टर सब्सीक्वेंट ईयर्स, इंटरेस्ट आफ्टर subsequent starting from अनुष्का आफ्टर 1 आफ्टर 1 ईयर। अच्छा ये मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, सही है। तो पहले लिखोगे PR 1/100, और फिर क्या लिखोगे भाई? 2 साल के अंत में तो PR 2/100 नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 3 साल के अंत में इंटरेस्ट तो PR 3/100, तो PR 3/100 एंड सो ऑन। इससे AP बना लो। AP कितनी बन जाएगी? 1000 × 8 × 1/100, 1000 × 8 × 2/100, और 1000 × 8 × 3/100, और सो ऑन। 3 डॉट लगा लो। 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, तो ये आ गया 80 रुपीस। आपकी मर्जी हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। और ये 160 रुपीस, और ये 240 रुपीस। ये थोड़ा फैशन में आता है, वैसे फैशनेबल बना। अब A2 - A1 निकालो, A3 - A2 निकालो। क्या तुमको ये AP लग रही है? A2 - A1 160 - 80, और ये बताओ A3 - A2 निकालो, 240 - 160, वो भी 80। As A2 - A1 is A3 - A2, it is equals to 80, it is equals to D, so above progression is in AP, ठीक है? So above progression is in AP। तुमको बताना है कि 30 साल बाद कितना पैसा होगा, यानी A30, ये कितने साल बाद है इंटरेस्ट? 1 ईयर आफ्टर, तो आफ्टर एंड ऑफ 30 ईयर बोल रहा, पढ़ लो सवाल। सो दैट अब AP हो गया। सो मनी आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स इज इक्वल्स टू A30, यही है कि नहीं? जो पूछ रहा है वो लिख भी दो। इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर इट इज इक्वल्स टू A30, और A30 कितना होता है? A + 30 - 1D, दैट इज इक्वल्स टू, स्वाति वैल्यू प्लेस करो। कर नहीं रहा, दिग्विजय आप करो, पता नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ। हर्षवर्धन आप 80 plus 80 प्लस 29 30 - 1 × 80 रहेगा, वही दोनों 80। अच्छा 80 कॉमन ले लो तो 1 + 29 क्या? वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि फिर 30 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहाँ 29 से करोगे, फिर 80 जोड़ोगे, वो झंझटी कहाँ है? तो 3 8 जा 30 साल के बाद इंटरेस्ट जरा बुक से टैली करो। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, 23 रोज पहली रो में है, ये देखो ऐसे ये रोज हैं, और जबकि दूसरी रो में रोज कम है, 2 रोज कम है, और तीसरी रो में और 2 रोज कम है। ऐसे 2-2 करके कम हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। इसमें कितने गुलाब हैं? 23। दूसरे में कितने हैं?
21 और तीसरे में कितने 19। तो अब क्या ये एपी है? सो देयर आर 5 रोज इन लास्ट। अगर इसको बढ़ाते चले जाओ उस आखिरी पंक्ति में सिर्फ 5 गुलाब है, यानी 23, 21, 19 फॉर्म से प्रोग्रेशन। हमें नहीं मालूम एपी है कि नहीं, लेकिन ये एक श्रेणी है। अब ये एपी है कि जीपी है कि एचपी, ये नहीं मालूम है कि फिबोनाची सीक्वेंस है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इज ए प्रोग्रेशन, ठीक है, दैट इज अब A2 माइनस A1 करो, मोजिब कितना आएगा? ठीक है, -2 और -2, सही है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, इट इज -2, इट इज D, और A की वैल्यू 23। तो आपको बताना है इसमें कितनी रोज हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर। लेट इट कंटेन्स n रोज। अगर इसमें n रोज हुई आशना, तो an क्या हुआ? समझ आ गई बात ना? an इज इक्वल्स टू 5। अगला स्टेप बताओ। a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 5, वैल्यू प्लेस करो। 23 प्लस -2 को ब्रैकेट में रखना। तो n माइनस 1 इंटू -2 कितना हुआ? 5 माइनस 23। 5 माइनस 23 कितना होता है? बोलो। अगर -18 में तो -2 से डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 कितना हुआ? तो n कितना हुआ? n इज इक्वल टू 10। यहाँ तक समझ में आ गई? तो द फ्लावर बेड कंटेन्स 10 रोज, ये लाइन लिखनी है। फ्लावर बेड कंटेन्स 10 रोज। कुछ चीजें आपके लिए, एक्सरसाइज 5.1 के पहले सवाल का आपको सेकंड एंड फोर्थ करना है। सिर्फ फार्मूला लगा के करना है, ज़्यादा डिडक्शन नहीं करना, सीधा फार्मूला। एक्सरसाइज 5.1, इसमें पहले सवाल का सेकंड एंड फोर्थ। सर सेकंड वाले में डायरेक्ट ये लिखे cos टर्म इज इक्वल टू 3x by 4 ऐसा लिख देना। अब आगे आइए, 5.2 एक्सरसाइज निकालो। 5.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवन, कितना काम करते? सेवेंथ भी हो जाएगा। 11th टर्म दी है, 16th टर्म दी है, ए और डी निकल आएंगे। अभी आपको बताया जैसे एक क्वेश्चन नहीं था, अब फिर उसके बाद कौन सी टर्म निकालनी, समझ में आ गया कि नहीं? 7th क्वेश्चन में 11th टर्म A11 को 38 लिखना, A प्लस 10D, और फिर उनके एलिमिनेशन मेथड से ए और डी निकाल लेना, फिर 31 हमें 31 निकाल। समझ में आ गया? तो ये 4 सवाल कर लो और 2 उसके कर लो। थोड़ा टाइम और हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 7:30 भी हो जाए, अभी छुट्टी चल रही है आपकी ना।
एक में हो जाएगा सिंगल सिंगल इलेवेंथ वाला ये नाइन्थ वाला नाइन्थ की नई किताबें हैं उनका सिलेबस हार्ड है